माथे पर त्रिपुंड, कंधे पर भगवा और गले में रुद्राक्ष की माला। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का एकदम एक अलग अवतार देखने को मिला। तपस्वी, जी हां, कांग्रेस ने उन्हें तपस्वी कहा, कई कांग्रेसियों ने। और तपस्वी बनाने का ये जो प्रयास है, ये यूं ही नहीं है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है? क्या इसके पीछे की रणनीति रही है? इतिहास क्या रहा है? वो कौन सी रिसर्च है, रिपोर्ट है, जिसने कांग्रेस को ऐसा करने की तरफ इशारा किया था? और कांग्रेस ने इस दिशा में कदम उठाया, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। यह सॉफ्ट हिंदुत्व जो कहा जाता है, इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी वजह है कि इस नए रूप के साथ साथ में अपने पुराने वोट बैंक को और अपनी इमेज को भी बनाए रखना है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही रखा गया कि भाई से भाई को तोड़ने की राजनीति हो रही है, कहा गया कांग्रेस की तरफ से। इसको रोकना है, प्यार बढ़ाना है, नफरत को खत्म करना है। ऐसे बहुत सारे नारे राहुल गांधी की तरफ से दिए गए। इसका मतलब क्या था? हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यानी वोटों का पोलराइजेशन जो होता है, उस राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस काम कर रही है, ये एक नैरेटिव रखने की कोशिश की गई। लेकिन साथ ही साथ जहां मौका मिला, वहां राहुल गांधी की हिंदुत्व वाली छवि को भी सामने रखा गया। पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, बड़े मंदिरों में ज्यादा समय देना, यहां पर बड़ी सभाएं होना, राहुल गांधी का वो रूप, चाहे ओंकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो या अन्य कई मंदिरों में जो उनका रूप देखने को मिला, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ये बात भी बहुत साफ है कि हिंदुत्व का ग्राउंड बीजेपी का ग्राउंड है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जो पकड़ बीजेपी की है, वो कांग्रेस की नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति ही हिंदुत्व के इर्द गिर्द है। लिहाजा हिंदुत्व की राजनीति की काट भी ढूंढना है और साथ ही साथ में हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना भी है। लेकिन चुनौती ये भी है कि आपका जो डेडिकेटेड मतदाता है, वो आपके साथ जुड़ा रहे। एक ऐसा मतदाता जो सचमुच न्यूट्रल है, जो पोलराइजेशन की राजनीति में बिलीव नहीं करता है, या फिर जब पोलराइजेशन हो ही जाता है तो मुस्लिम मतदाता, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के साथ हाल में हुआ है। लेकिन क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी दोनों जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को साधने के चक्कर में बहुसंख्यक समाज के सामने ऐसा इंप्रेशन नहीं देना है कि हमें बस इसी समाज का वोट चाहिए। जैसे कि बहुसंख्यक समाज को साधने में कई बार बीजेपी ये इंप्रेशन देने में चूकती नहीं है, या इसकी बहुत चिंता नहीं करती है कि उसने मुस्लिमों को वोट दिया कि नहीं दिया, उसने मुस्लिमों को अब मंत्रिमंडल में जगह दी या नहीं दी, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करती है। स्पष्ट मैसेज एक्ट से चला जाता है, बयानों के जरिए नहीं जाता है। जो जीतेगा, विनेबिलिटी होगी, उसको टिकट दिया दिया जाता है, ये बयान दे दिए जाते हैं। बीजेपी जानती है इससे क्या इंप्रेशन जाएगा, कोई बहुत चिंता का विषय उनके लिए ये नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगा। कांग्रेस ये नहीं कर सकती। कांग्रेस को दोनों ही को साध के चलना है, और इसको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर भी ले रही है। इस चुनौती को कांग्रेस फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिलचस्प पहलू है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और अगर इसको साध लिया, राहुल गांधी ने सचमुच समझ लिया, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो सचमुच में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर भी सकते हैं। मई 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था। इसमें चिंतन करने के बाद कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। ये भारत जोड़ो यात्रा जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी रूपरेखा और इसकी परिपाटी पहले तैयार कर ली गई थी। कुछ बड़े सवाल थे सामने। क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या राहुल गांधी की छवि पहले से बेहतर होगी? ये दोनों सवालों के जवाब फिलहाल हाँ में मिले हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस की स्थिति पहले से, अब कितनी हुई है, फोटो के लिहाज से हुई है, नहीं हुई है, ये सब तो बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस की स्थिति में सुधार इस लिहाज से आया है कि कार्यकर्ता जो निराश हताश हो गया था, उसमें उत्साह बढ़ा है।
उसे लगा है कि आंदोलन के तरीके से अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो कांग्रेस कुछ बड़े परिणाम लेकर आ सकती है। राहुल गांधी की छवि की बात करें, पप्पू पप्पू का एक पूरा नैरेटिव बना दिया गया था। राहुल गांधी ने इससे बचने के बजाय इस बात पर हमला किया। वो खुद कई मंचों पर कहते रहे, मुझे अपरिपक्व साबित करने के लिए, मेरी इमेज को खराब करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, एक पूरी मशीनरी कार्य पर लगा दी गई। उनकी यही छवि थी जिसका मैंने जिक्र किया। तो राहुल गांधी ये बोलने का कॉन्फिडेंस तब पा पाए हैं जब वो जनता के बीच गए, जनता का रिस्पांस उन्होंने देखा, जनता के इस रिस्पांस ने उनको प्रोत्साहित किया और राहुल गांधी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। तो उनकी इमेज, पार्टी में सुधार, दोनों चीजों का सकारात्मक जवाब मिला है। और जब यात्रा के बारे में कांग्रेस प्लान कर रही थी तब यही दो बड़े सवाल थे जो शुरुआती तौर पर कांग्रेस के सामने थे। यात्रा के दौरान कड़कड़ाती ठंड में भी राहुल गांधी सिर्फ सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर घूमते दिखे। कांग्रेसी राहुल को तपस्वी और संत बताते रहे। राहुल गांधी ने भी 9 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को तपस्वी बताया था। 4 साल पहले गुजरात और उसके बाद में हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहा था। राहुल खुद को शिव भक्त भी कह चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि पंडित नेहरू की सेक्युलर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को पहले जनेऊधारी और अब तपस्वी बनने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाती है तो कभी संविधान और सेक्युलरिज्म के रास्ते पर। राहुल गांधी के तपस्वी बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है, 3 बिंदुओं में समझाते हैं। और ये 3 बिंदु बहुत अहम होंगे क्योंकि इनमें से कुछ आपको इतिहास के झरोखे की एक तस्वीर भी दिखाएंगे। ये ऐसे ही कोई उठ के हिंदू मुस्लिम या इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं किया जाता। ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जाता है। यहां तक कि किसी के खिलाफ या चुभने वाले बयान भी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। इनकी भी टाइमिंग होती है, कड़े से कड़े बयान दिए जाते हैं लेकिन प्रॉपर टाइमिंग के साथ। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है या राहुल गांधी की जो नई इमेज आप देख रहे हैं, ये एक दिन का खेल नहीं है और अचानक से हो गई बात नहीं है। सबसे पहले एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद चेहरे पर फोकस, इस बिंदु को समझिए। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद चेहरे पर फोकस। 2014 में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने हार की बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण और चुनाव में संगठन के नदारद रहने को बताया था। मुस्लिम तुष्टीकरण और संगठन नदारद, 2 बड़े कारण कांग्रेस की कमेटी ने बताए थे पहले ही चुनाव में। 2 चुनाव बड़े हारे हैं, 2014, 2019। 2014 के चुनाव के बाद ही आ गई थी रिपोर्ट। मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत भारी पड़ा। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुओं के मुद्दे को भी पार्टी के नेता उठाते रहे या उठाया जाए इसको आने वाले समय में। इसके साथ ही सबसे बड़े चेहरे राहुल की छवि बदलने पर भी जोर दिया गया था। अब ये दोनों मुद्दे देखिए, राहुल की छवि और हिंदुत्व, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना। और ये आज की बात नहीं, 2014 के नतीजों के बाद ये तय हो गया था। 2017 में गुजरात चुनाव के वक्त कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे भी बढ़ी, लेकिन 2019 के चुनाव में हार के बाद इस पर चर्चा बंद हो गई। हालांकि 2019 की हार जो है उसको इससे सीधे जोड़ना, क्योंकि 2014 के बाद 2019 तक मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी छवि से उबर कर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी कांग्रेस और एक बड़ा चेहरा, ऐसा कहना गलत होगा। मैंने पहले ही कहा इसी रिपोर्ट में, ये हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व का ग्राउंड बीजेपी का है। बीजेपी की पूरी सियासत हिंदू हित की बात, इसके नारे थे उनके। आपको याद होगा, बाला साहब ठाकरे की सियासत हो, बीजेपी की सियासत हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बाला साहब ठाकरे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये बीजेपी की सियासत है। राम मंदिर आंदोलन इसके इर्द गिर्द देखने को मिलता है। विश्व हिंदू परिषद, संघ, बीजेपी, इनकी राजनीति और विचारधारा आप देखिए, इसको समझिए। इसके पैरेलल कांग्रेस की अपनी एक सियासत चलती रही।
उसमें आरोप लगे, गंभीर आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप इतने गंभीर थे कि इससे ए.के. एंटनी ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने हार की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बताया, या उसकी जो इमेज बन गई थी कांग्रेस की उसको बताया। तो इमेज यूं ही नहीं बन जाती है, उसके कुछ ठोस आधार होते हैं, कारण होते हैं। बहरहाल 2019 के बाद संजीवनी की आस में कांग्रेस अब फिर से राहुल गांधी के चेहरे पर फोकस कर रही है और तपस्वी के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। यानी दोनों मुद्दे जो 2014 में ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में आए थे, वो दोनों मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं। चेहरा मजबूत करो, हिंदुत्व की राजनीति पर जाओ। तो सॉफ्ट हिंदुत्व यानी जो साथ में जुड़े हुए हैं, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, ये बात जब कहते हैं तो निश्चित तौर पर खुद को भी हर धर्म का बताना है। सभी दलों से मिल रहे हैं, सभी संगठनों से मिल रहे हैं और सभी धार्मिक नेताओं से और संगठनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं को भी साधना है और साथ ही साथ में अपने हिंदू मतदाताओं को खोना भी नहीं है। जिन राज्यों में मुसलमान ज्यादा हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियां हावी होती गई। कैसे? उदाहरण देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। जनगणना जो 2011 के मुताबिक यूपी में 19.26%, बिहार में 16.87%, पश्चिम बंगाल में 27.01%, असम में 34.22%, केरल में 26.56%, जम्मू कश्मीर में 68.31% और झारखंड में 14% मुसलमान हैं। इन राज्यों में अल्पसंख्यकों का वोट क्षेत्रीय पार्टियों को मिल जाता है। मुसलमानों के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर नेताओं की मुखरता बड़ी वजह है। ऐसे में कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदलने में जुटी है। 2023 में जिन 4 बड़े राज्यों में चुनाव है वहां हिंदुत्व बड़ा फैक्टर है, ये भी समझ लीजिए। और 2023 वो समय है जब राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा है। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर 2023 के इन विधानसभा चुनाव को देखा जाएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, चारों राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें हैं। इसीलिए इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल कहा जाता है। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 90.8%, राजस्थान में 88.49%, छत्तीसगढ़ में 93.25% और कर्नाटक में 84% हिंदू आबादी है। ये हिंदू आबादी स्पष्टता बताती है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो इन राज्यों पर भी राज करेगा, जो बीजेपी का नारा रहा है। सियासी समीकरण तो यही बताते। अगर वोटों का पोलराइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू जाके एक तरफ बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं और कोई हिंदू जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। और ना ही ऐसी स्थिति है कि सारे के सारे मुसलमान जो है वो किसी एक तरफ जा रहे हैं। पर ये देखा गया है हाल के पैटर्न में, खासतौर पर यूपी के चुनाव में यही हुआ कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी से इतर किसी ऑप्शन को तलाशते हैं। अब कांग्रेस पूरे देश में जहां जहां भी मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ में बहुसंख्यक समाज के सामने ये इंप्रेशन भी नहीं जाने देना चाहती है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कोई राजनीति कर रही है या मुस्लिम उसके साथ में एक तरफा आ रहे हैं। ये नकारात्मक असर भी डाल सकता है, बीजेपी को फायदा भी। और देखिए, अभी वर्तमान राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बचाने की चुनौती है, तो वहीं पार्टी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में वापसी की कोशिशों में जुटी हुई है। राजस्थान का अपना सियासी घमासान है, लेकिन इस घमासान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों के चेहरे को लेकर खासी चर्चा रही है। तो कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि वो शायद रिवाज को तोड़ दे। हालांकि हिमाचल में हमने देखा रिवाज कायम रहा है, तो क्या रिवाज कायम? रिवाज क्या है? रिवाज है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ था ऑपरेशन लोटस और जिस तरह की उठापटक अब जारी है और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव की बात कही जा रही है, से ये एक इशारा मिला है कि क्या कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है पिछली बार की तरह, पिछली बार से बेहतर। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में थे, लेकिन इसको जनता बगावत मानेगी या किस तरह से लेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। सिंपैथी के वोट भी मिल जाते हैं। खैर, ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। मध्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अभी तक जितना काम किया वो ठीक है, उनके खिलाफ कोई बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से बन नहीं पाई है। रमन सिंह भी धीरे धीरे बहुत पीछे चले गए, लेकिन क्या वो वापसी कर पाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार बदलेगी? या देखना होगा कि क्या अपनी सरकारों को रिपीट कर पाएगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस। कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, तो कर्नाटक में जब कमल खिला तो इसे ऐतिहासिक माना गया। और राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद थी इस बार, जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर वो कर्नाटक में थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका ध्यान जो है उस समय से ही चुनावी राज्य कर्नाटक पर है। अब 2023 मतलब अब चुनाव आने ही वाले हैं, तो कुछ समय बाद होने वाले इन चुनाव से पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कर्नाटक भी एक महत्वपूर्ण राज्य होने वाला। अब देखिए इन 4 राज्यों में, और बल्कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी नहीं भूलना चाहिए, तो इन राज्यों में जहां चुनाव है 2023 में, अगर कांग्रेस कुछ जगह भी सफलता हासिल करती तो राहुल गांधी को आगे रखने 2024 के चुनाव से के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। फिर भी देखना होगा कितना संघर्ष कांग्रेस कर पाती है, और अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है अलग अलग चुनावी राज्यों को लेकर। संगठन पर चुप्पी है, मुद्दा तय करने में राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन संगठन से जुड़े सवालों पर वो चुप्पी साधते हैं। दरअसल गांधी परिवार ने संगठन की कमान को छोड़ दिया है पूरी तरह से। मोदी और संघ के खिलाफ मुद्दा तय करने में वो जुटे हुए हैं, जिसके पीछे की वजह है आगामी 2024 के चुनाव। राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक चुनाव में जीत हार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक विचारधारा को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। 2019 में हार के बाद CWC की मीटिंग में राहुल ने कहा था कि मुद्दा उठाने में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। राहुल इसी वजह से संगठन के कामकाज से दूरी बनाकर मुद्दा तय करने में जुटे हुए हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में भी सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक दिखी थी। मई 2022 की ही बात है। तो कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर लगाया था और इसमें देश भर के कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए थे। चिंतन में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए। चर्चाओं के दौरान आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति से लड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि एक तरफ जब आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तब कांग्रेस को उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे में या तो कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति में देश को आरएसएस और बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत कोई विकल्प दे, या फिर राजनीतिक सोच और विकल्प देश के सामने रखे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हर बार चिंतन शिविर में चिंतन हो गया, लेकिन चिंतन को अमली जामा पहनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ डिस्कशन हुआ था उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस आजमाती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस को भी शायद इतने बड़े रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी भारत जोड़ो यात्रा से जो उनको मिला है। निश्चित तौर पर इसे एक सफलता के तौर पर अगर कांग्रेस देखती है तो आने वाले दिनों में इससे मिलती जुलती किसी रणनीति पर काम कर सकती है, क्योंकि अभी जो ट्रैक्शन बना है या लोगों का जो साथ मिलना शुरू हुआ है उसको छोड़ा नहीं जा सकता कांग्रेस की तरफ से। और अगर इसमें कोई ढील दी जाएगी तो जितनी भी मेहनत की है वो खराब जाएगी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और अभी तक अगर देखा जाए, जो त्रिपुंड देख रहे हैं आप, राहुल गांधी की एक नई छवि देख रहे हैं, तो कांग्रेस इस पे फूक फूक के कदम क्यों रख रही, खुलकर क्यों नहीं आती है? क्योंकि फ्लॉप भी हो जाती है। फ्लॉप होता रहा है कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो मामला है या ये रणनीति जो है। जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सारे राजनीति में बहुसंख्यकों को साधने में जुटी है, जनसंघ से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने 1956 में बहुजन साधु समाज की स्थापना की थी। 1966 में इसी संगठन ने गौ हत्या के खिलाफ कांग्रेस सरकार का विरोध कर दिया था। 1967 में इंदिरा गांधी और पुराने कांग्रेसी नेताओं में विवाद के बाद यह संगठन खत्म हो गया था। 1984 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या विवाद में ताला खोलने का निर्देश दिया था। कांग्रेस के इस कदम को हिंदुओं को साधने के रूप में भी देखा गया। हालांकि 1990 आते कांग्रेस को यह विवाद भारी पड़ा। 1998 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस विवाद से दूरी बना ली। 2017 में कांग्रेस ने राहुल गांधी का गोत्र बताकर फिर से इस पर अमल शुरू किया है, लेकिन गुजरात में हार के बाद इस पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस अब फिर से इसी राह पर चल पड़ी है और देखने वाली बात होगी कि हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस बीजेपी के सामने कैसे खेलती है। तो राहुल गांधी का ये जो नया अवतार है त्रिपुंड वाला, ये देखना होगा कितना एग्रेसिव वो आगे ले जाते हैं। लेकिन इतना मानिए कि राहुल गांधी किसी एक इमेज से नहीं बंधेंगे। ये उनकी मजबूरी मान लीजिए, सियासी मजबूरी मान लीजिए, मिजाज भी कह सकते हैं। अभी वो राजनीति में उतने गहरे नहीं उतरे। लेकिन आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी के साथ ये मजबूरी है। बड़े बड़े वो नेता जो बहुत फायर ब्रांड होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात बड़े तल्ख तेवर में कर जाते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो उनको भी अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चाहे देश हो या राज्य हो,
वो हर धर्म के लोगों से मिलकर बना होता है। और जब आप संवैधानिक पद पर आ जाते हैं, जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं, भले ही कई लोगों ने आपके विपक्ष में भी वोट दिया, इसके बावजूद सबकी जिम्मेदारी आप पर होती है। लेकिन जब आप चुनावी रण में होते हैं तब फिर आप वोटों के पोलराइजेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो हमने देखा चुनावी दौर में बीजेपी का भी एक अलग रूप देखने को मिलता है चुनाव प्रचार के दौरान। 2024 के पहले किसका क्या रूप देखने को मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व को राहुल गांधी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी का नया अवतार है, इतिहास की सीख इसमें है। बाकायदा एक रिसर्च है, ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उन पर आज 2023 में अमल करते दिखाई दे रहे हैं। 2014 की बात हो गई है, करीब 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद एक महत्वपूर्ण बात पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति। चेहरा मजबूत करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, 2 तो सवाल खड़े किए थे, हार इसलिए हुई है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब और राहुल गांधी का मजबूत चेहरा, मजबूत चेहरे की जवाब में, ये 2 बातें देखना होगा। इससे राहुल गांधी को, कांग्रेस को कितना फायदा होता है, आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।